नमस्कार मित्रों, मैं शर्मन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं और आज की जो क्लास है वो है सीडीपी की। आज कौन सी क्लास है? सीडीपी क्लास है। और सीडीपी क्लास में आज हम जो देखने वाले हैं वो है आपका जो बुद्धि का नियम दिया है, किसने दिया है। अधिगम क्षमताएं देखेंगे, पढ़ने की अधिगम क्षमता क्या है, लिखने की अधिगम क्षमता क्या है, ये सारी अधिगम क्षमताएं आज हम देखने वाले हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है किस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होता है। ये सारी चीजें आज की हम क्लास में देखने वाले हैं। तो इसलिए आज जो मेरी क्लास है, आज मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देर किए अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं जो बुद्धि का परीक्षण है वो किसने किए दिया था, कब दिया था और क्या क्या इसका सूत्र है, क्या सूत्र है और कौन कौन सी इसमें जो प्रतिभाशाली वाले होते हैं उनका आईक्यू लेवल क्या होता है, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। और चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बुद्धि परीक्षण की, तो बुद्धि परीक्षण बुद्धि परीक्षण का ये दिया था विनय साइमन ने। किसने दिया है बुद्धि परीक्षण? विनय साइमन ने दिया है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? विनय साइमन। विनय साइमन को कहा जाता है प्रतिपादक। ठीक है, विनय साइमन। और यह दिया था 1905 में। लेकिन इससे पहले एक और हुए थे, गाल्टन महोदय। ठीक है, एक और हुए, कौन थे वो? गाल्टन महोदय थे। और जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था बुद्धि का वो गाल्टन महोदय ने किया था। किसने किया था? गाल्टन, 1885 में। ठीक, गाल्टन ने कब दिया था? 1885 में। विनय साइमन ने कब दिया? 1905 में दिया था। और जो विनय साइमन ने दिया था ये दिया था मानसिक आयु का। कौन सा बच्चों? मानसिक आयु। ठीक है, अगर आपसे यहां पूछता है क्वेश्चन कि मानसिक आयु का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? विनय साइमन जाएगा। और बुद्धि की बात अगर वो कर ले तो बुद्धि का ऑप्शन क्या जाएगा आपका? गाल्टन जाएगा। ठीक है, गाल्टन महोदय ने बुद्धि का दिया था और विनय साइमन ने मानसिक आयु का दिया था। मानसिक आयु का 1905 में दिया गया, बुद्धि का 1885 में दिया गया था। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन आपके सीटेट यूपीटेट में बन रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, बहुत जल्दी हम इसको करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। किसका? बुद्धि मापन का प्रयोग। बुद्धि मापन का जो प्रयोग किया था एक हमारे वैज्ञानिक हुए, कौन थे वो? कैटल महोदय। कौन थे? कैटल महोदय थे। कैटल महोदय ने बुद्धि मापन का प्रयोग किया था। ठीक है, अब यहां से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन क्या बना? बुद्धि का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? गाल्टन ने दिया। गाल्टन ने कब दिया? 1885 में दिया। दूसरा क्वेश्चन बना जो आपका मानसिक आयु का सिद्धांत है वो किसने दिया? विनय साइमन ने दिया। मानसिक आयु का सिद्धांत किसने दिया? विनय साइमन ने। कब दिया? 1905 में दिया। अब अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बुद्धि मापन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बुद्धि मापन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कैटल महोदय थे। कैटल महोदय ने इसका प्रयोग किया। अब यहां से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा यहां पर? अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल होता है, कौन सा? आईक्यू लेवल। बुद्धि लब्धि इसको बोलते हैं, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। अब किसने दिया है ये आप मुझे बताइए जरा कमेंट के माध्यम से। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था और किसने दिया है ये आप मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से, और क्या सूत्र है। सबसे पहले दिया था ये स्टर्न ने। किसने? स्टर्न। ठीक है, स्टर्न ने क्या दिया है? आईक्यू लेवल का जो सूत्र होता है यानी कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो दिया है। और इसका सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, क्या गुणा में 100 आएगा? क्या गुणा में 100 आएगा?
नहीं आएगा। ये आप इसे विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें गुणा में 100 नहीं आएगा। जो स्टर्न महोदय ने बनाया है आईक्यू लेवल का जो सूत्र है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा ये ध्यान रखना। स्टर्न का अगर पूछता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है स्टर्न के द्वारा दिया हुआ, तो आप लिखेंगे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, अगर स्टर्न का सूत्र पूछता है तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है आपका। आगे आ गया टर्मन का, किसका? टर्मन। टर्मन के अनुसार टर्मन ने जो आईक्यू लेवल दिया है वो आईक्यू क्या दिया हुआ है? मानसिक आयु, मानसिक आयु गुणा 100 बटे क्या देंगे? वास्तविक आयु बटे क्या आ गया आपका? वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। ठीक है, ये किसका दिया हुआ है? टर्मन का। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या स्टर्न का? स्टर्न का मैंने बताया था अभी, स्टर्न का क्या था? स्टर्न का जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो दिया था मैंने क्या? मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। देखिए यहां पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि दोनों सूत्र अलग अलग हैं। ये दिया है आपका स्टर्न ने, स्टर्न का क्या नाम है पूरा? स्टर्नफोर्ड। स्टर्नफोर्ड इसका पूरा नाम है। स्टर्नफोर्ड ने जो सूत्र दिया था आईक्यू लेवल का, वो आईक्यू लेवल का जो सूत्र दिया है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और जो टर्मन ने दिया है ये कब दिया था? 1911 में। 1911 में सूत्र दिया गया है। टर्मन ने आईक्यू लेवल का जो दिया है मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु, और स्टर्न ने क्या दिया था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया हो तो यस कर दो फटाफट, जरा जल्दी से यस कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात कर लेते हैं टर्मन का जो चार्ट है, बुद्धि लब्धि का जो चार्ट है टर्मन का, प्रतिभाशाली बालक उसमें किस लेवल पर है, जो उनका आईक्यू लेवल है वो उसकी बात करने वाले हैं हम। जो लोएस्ट बालक है यानी कि जो बिल्कुल डाउन में आता है उसका आईक्यू लेवल क्या होता है, वो सारी बातें अब हम करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टर्मन का जो बुद्धि लब्धि का चार्ट है यानी कि आईक्यू लेवल का जो चार्ट है वो ये है। ठीक है, अब क्या है इसमें समझ लेते हैं बात को। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 140 से ऊपर का अगर वो चार्ट है, ठीक है, वैसे तो ये नीचे से चलता है लेकिन हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? ऊपर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ऊपर से बात करें तो 140 से जब ऊपर होगा तो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। 140 से ऊपर का जो बच्चा कहलाता है यानी 140 से जो ऊपर बुद्धि होती है उसकी, तो आईक्यू लेवल जो 140 से ऊपर होगा तो कौन सा बच्चा कहलाएगा? वो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाने वाला है। इसी प्रकार से 130 से लेकर 139 यानी कि एक कम, 140 से एक कम होगा तो वो कौन सा बच्चा कहलाएगा? प्रखर बुद्धि का बच्चा कहलाएगा। दूसरा है 120 से 129 के जो बच्चा होगा वो तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि का बच्चा कहलाएगा। 110 से 119 का अगर बच्चा होगा तो औसत से अधिक, यानी कि जो एक एवरेज बच्चा होता है उससे उसकी बुद्धि का जो लेवल है वो क्या है? ज्यादा है। 90 से 109 का जो आईक्यू लेवल होगा उसका वो बच्चा कहलाएगा सामान्य या फिर औसत, यानी कि एवरेज बच्चा कहलाएगा या फिर सामान्य, जो औसत बुद्धि का बच्चा है वो कहलाने वाला है। अब अगला बच्चा है आपका 80 से 89। ठीक है, 80 से 89 का जो बच्चा कहलाएगा वो कहलाएगा अल्प बुद्धि या फिर मंद बुद्धि। ठीक है, कौन सा बच्चा? 80 से 89 के बीच में कई बार दे दिया जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कौन सा बच्चा है, तो आपका आंसर क्या होगा? अल्प बुद्धि या फिर मंद बुद्धि का बच्चा वो होगा। 70 से 79 का जो बच्चा होगा औसत से कम, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं जानते हैं या समझ नहीं पाते बात को, तो वो क्या कहलाते हैं? औसत से कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कितना होता है? 70 से 79 के बीच में होता है। 50 से 69 के बीच में अगर बच्चे आईक्यू लेवल है तो वो कौन सा बच्चा होगा? मूर्ख बच्चा वो कहलाता है। अभी दो और इसमें रह गए हैं, कौन कौन से? एक है आपका 25 से लेकर 49। कौन सा? 25 से 49 ये कहलाएगा मूल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? मूल बच्चा कहलाएगा। 25 से लेकर जिसका लेवल 25 से 49 का बीच का होगा आईक्यू लेवल, 25 से 49 का आईक्यू लेवल होगा वो कौन सा बच्चा कहलाएगा? मूल बच्चा कहलाएगा। और जिसका लेवल 25 से कम होगा, 25 से कम, ठीक है, 25 से कम होगा वो ऐसा बच्चे क्या कहलाते हैं? जड़ बुद्धि के बच्चे कहलाते हैं।
कौन से बच्चे कहलाते हैं बच्चों? वो जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि। यहां से जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। इससे बाहर कोई भी आपका आईक्यू लेवल का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं समझ लीजिए। सुपर फास्ट क्लास है आपकी, ये सुपर फास्ट में चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत स्पीड से चल रहे हैं। सारी चीजें आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर आज की वीडियो में होने वाले हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 25 से कम बुद्धि वाला बच्चा क्या कहलाता है? 25 से कम बुद्धि वाला बच्चा क्या कहलाता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? जड़ बुद्धि का बच्चा वो कहलाता है। जड़ बुद्धि आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले 140 से ऊपर वाला बच्चा क्या कहलाता है, तो प्रतिभाशाली वाला बच्चा वो कहलाता है। आपसे पूछ ले 25 से 49 के बीच का बच्चा क्या कहलाता है, तो मूढ़ बच्चा वो कहलाता है, मूढ़, ठीक है। यानी कि जड़ बुद्धि बिल्कुल जो कुछ नहीं जानता हो उससे थोड़ा सा ऊपर, वो ऐसा कि कौन सा बच्चा होता है? मूढ़ बच्चा कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले प्रखर बुद्धि का बच्चा किस आईक्यू लेवल में आता है, तो 129 से लेके 139 के बीच में प्रखर बुद्धि का बच्चा आता है, ठीक है। ये सारे आईक्यू लेवल हैं और यहां से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, आपके पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। तो ये आपको देख लेना है, अच्छे से देख लेना है। अब बात कर लेते हैं एक प्रश्न की कि किस प्रकार से आईक्यू लेवल निकाला जाता है, किस प्रकार से आईक्यू लेवल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसका आईक्यू लेवल को निकाल सकते हैं, ये आप आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो यही है कि आईक्यू लेवल कैसे निकाला जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, किसी बालक की वास्तविक आयु 80 वर्ष है, ठीक है, 80 है या 80 वर्ष है, तथा मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो बालक का आईक्यू लेवल ज्ञात कीजिए। आईक्यू हमें निकालना है, क्या निकालना है? आईक्यू, ठीक है। आईक्यू बराबर फाइंड आउट करना है। अब इसका सूत्र क्या होता है ये देख लीजिए। फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें हम? इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु, अभी आपने पढ़ा था। अब लगा लीजिए इसको। देखिए मानसिक आयु कहाँ दी हुई है हमारी? ये दी हुई है। मानसिक आयु कितनी दी है? 8 वर्ष। मानसिक आयु कितनी दी है? 8 वर्ष। गुणा में क्या आ गया आपका? 100। और वास्तविक आयु क्या दी हुई है? 80 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी दी हुई है? 80 वर्ष। अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, कितना आ गया बच्चों निकल के? ये 10 वर्ष का आईक्यू लेवल आ गया, ठीक है। तो आपसे वर्ष में पूछे, आईक्यू लेवल पूछे, कुछ भी पूछे, वो आपको आसानी के साथ अब निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो निकाले जाते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका सीटेट में बार बार पूछा जा रहा है, आईक्यू लेवल का फॉर्मूला क्या है। ये अभी जो पेपर हुआ था कुछ ही समय पहले, अभी जो सीटेट के पेपर चल रहे हैं दिसंबर में से स्टार्ट हुए हैं, और अब जो अभी शायद 10 या 12 तारीख को एग्जाम हुआ है, उसमें ये पूछा गया था आईक्यू लेवल का फॉर्मूला क्या है, आईक्यू लेवल का सूत्र क्या है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे आईक्यू लेवल का सूत्र है वो ये है। और एक क्वेश्चन भी उसमें पूछा गया था कि इस तरीके से कुछ दिया हुआ था, उसके मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं रहा, लेकिन ये चीज मैं आपको उसी के पैटर्न पर ये आपको क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। चलते हैं अगली, जो अगर आगे का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है? अब बात करते हैं अधिगम क्षमता के प्रकार की बात कर लेते हैं। अधिगम क्षमता के कौन कौन से प्रकार हैं, अधिगम क्षमता क्या होती है, ये सारी बातें अब जो है अब हम करने वाले हैं। बात कर लेते हैं अधिगम क्षमता। अधिगम क्या होता है? सबसे पहली बात हमारा क्वेश्चन क्या आता है? अधिगम क्या है? अधिगम होता है किसी भी चीज को, काम को करना या पढ़ना। क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उसमें जो बाधाएं आती हैं उसमें जो बाधाएं आती हैं वो क्या कहलाता है? अधिगम की अक्षमता कहलाती है। अधिगम की जो अक्षमता कहलाती है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं कौन कौन से प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। वो बाधाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है पढ़ने की।
कहने का मतलब क्या है, बालक जो है पढ़ने में अक्षमता होती है, यानी कि उसमें वो पढ़ नहीं पाता। ठीक है, वो क्या करता है, पढ़ नहीं पाता। पहली अक्षमता तो ये हो गई। दूसरी होती है मौखिक रूप से सीखने की क्षमता। हम सिखा रहे हैं उसे, मौखिक बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, अब वो क्या है, सीख नहीं पा रहा है। तो वो कौन सी क्षमता होती है, मौखिक रूप से सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, लिख तो लेगा, लेकिन मौखिक रूप से अगर हम उसे कुछ समझाते हैं तो वो उसको समझ नहीं पाता है। अगला आता है लिखने की। पढ़ भी सकता है, मौखिक रूप से भी समझ लेता है, लेकिन अगर हम उससे, बच्चे से क्या कहते हैं, लिखने की बात करते हैं, तो वो लिख नहीं पाता उसको। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, लिखने की क्षमता होती है। अब बात कर लेते हैं अगले वाले की। तो अगला जो 4 नंबर का है वो है गणित संबंधी समस्याएं। पढ़ेगा भी, समझेगा भी, मौखिक भी और लिखेगा भी। ठीक है, लेकिन क्या है, गणित की जो क्षमताएं होती हैं वो गणित में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आती है। अब वो कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से हम पहचानेंगे, किस प्रकार से एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, ये उसका फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिक्सिया। ठीक है, पढ़ने की क्षमता में एलिक्सिया और डिसलेक्सिया। देखिए, एलिक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, एलिक्सिया, डिसलेक्सिया, ये दोनों जो ही क्षमता आती हैं वो किस में आती हैं, पढ़ने की क्षमता में आती हैं। अब इसकी एक मैं छोटी सी ट्रिक भी दूंगा, ट्रिक लास्ट में दूंगा जब ये पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं वो भी मैं ट्रिक आपको दे दूंगा, और जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि बोले ये कौन सी वाली है। समझ लीजिए, एलिक्सिया, डिसलेक्सिया, मौखिक रूप से अगर सीखने की बात करते हैं, ये तो कौन सी हो गई, पढ़ने की हो गई, एलिक्सिया और डिसलेक्सिया। अब बात कर लेते हैं मौखिक रूप से सीखने की क्षमता कौन कौन सी है, अल्फेजिया और डिस्फेजिया। अल्फेजिया और डिस्फेजिया ये किसकी हैं, मौखिक रूप से सीखने की क्षमताएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं लिखने की अक्षमता, यानी कि जब लिखने में बच्चा क्या होता है, असमर्थ होता है, उसको, उसमें कौन कौन सी आती है, इसमें 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे है अग्रेफिया, नंबर 2 पे है डिस्ग्राफिया, ठीक है, नंबर 3 पे है अप्रेक्सिया, और नंबर 4 पे है डिस्पेक्सिया। ठीक है, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, अप्रेक्सिया और डिस्पेक्सिया, ये आपकी 4 प्रकार की जो अक्षमताएं हैं वो लिखने में आती है। किसमें आती है बच्चों, लिखने में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं किसकी, गणित संबंधी समस्याओं की। किसकी, गणित संबंधी समस्याओं में कौन कौन सी आती हैं, वर्बल, इसमें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं, वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। ठीक है, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया ये आपकी गणित संबंधी आती है। अब मैंने बताया था जैसा कि इसमें ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं, देखिए समझिए। सिया इसमें आ जाए, एलिक्सिया, ठीक है, एलिक्सिया पढ़ने की क्षमता, ठीक है, एलिक्सिया डिसलेक्सिया, एलिक्सिया डिसलेक्सिया, या फिर हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं एले, जिसमें एले आ जाए या डिसले आ जाए, एले या डिसले, एले या डिसले, एले या डिसले, एले या डिसले आ जाए, वो किसकी क्षमता होगी, पढ़ने की होगी। ठीक है, जिस मौखिक रूप की अगर हम बात कर लें, मौखिक रूप से सीखने की जो क्षमता होती है उसमें क्या आ जाए, फेजिया आ जाए। देखिए, अल्फेजिया, डिस्फेजिया, फेजिया जिसमें आ जाएगा वो कौन सा होगा, मौखिक रूप से सीखने की क्षमता होगी। जिसमें फेजिया आ जाएगा वो कौन सी होगी, मौखिक रूप से सीखने की क्षमता होने वाली है। अब बात कर लेते हैं लिखने की क्षमता। लिखने की क्षमता में अग्रेफिया आ जाए या फिर डिस्ग्राफिया आ जाए, अग्रेफिया आ जाए या फिर डिस्ग्राफिया आ जाए। ठीक है, तो ये कौन सी होने वाली है, लिखने की क्षमता होने वाली है। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया भी आती है और डिस्प्रेक्सिया भी आती है, ये कम पूछी जाती हैं। अग्रेफिया या फिर डिस्ग्राफिया ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि हम सबका वर्णन करने वाले हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे सामने दे दी है। अब इसमें कैसे याद करेंगे, अप्रे याद कर लीजिए, इसका डिस्प्ले याद कर लीजिए। अप्रे और डिस्प्ले अगर आ जाए तो लिखने की क्षमता वो भी कहलाती है। अब बात कर लेते हैं गणित संबंधी। गणित संबंधी की सबसे मजेदार ट्रिक क्या है, डिस्कैलकुलिया सब में मिलेगा आपको, जिसमें भी डिस्कैलकुलिया मिल जाए वो समझ लो गणित की है। ठीक है, जिसमें भी क्या मिल जाए, डिस्कैलकुलिया मिल जाएगा, वो काय की होगी आपकी, वो किस चीज की होने वाली है, गणित संबंधी समस्या होने वाली है। तो बच्चों, आज का टॉपिक कैसा लगा,
मजा आया कि नहीं आया? आपका ये जो सीडीपी का जो एक टॉपिक था, बहुत काफी दिनों से डिमांड आ रही थी कि बोले सर ये वाला करा दीजिए, तो आज की इस वीडियो में सारी कवर हो गई आपकी। ठीक है, बुद्धि का भी आपका सूत्र भी क्लियर हो गया, जो अभिक्षमता थी वो भी सारी क्लियर हो गई, अधिक्षमता वो भी सब क्लियर हो गई है। अगर मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्दी और सुपर फास्ट इसकी थी, ये मैंने आपको वीडियो करा दी है, ये आप देख लेना। और अगर आपने स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। कल बच्चों फिर मिलने वाले हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी कि कोई भी पार्ट हम टॉपिक ले लेंगे जो आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तब तक जय हिंद।